सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग एक बहुत अनोखे प्रसंग पर एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर प्राची प्रभा गौतम जी का हम साक्षात्कार ले रहे हैं, कारण उन्होंने पूजनीय श्री गुरुजी गोवलकर, मां स गोवलकर, इन पर अपना शोध निबंध प्रस्तुत किया एवं कोटा यूनिवर्सिटी ने उनका प्रबंध स्वीकार कर उन्हें आचार्य पदवी प्रदान की। इस अवसर पर हम उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। साक्षात्कार लेने के लिए मैं नेहा जी को प्रार्थना करता हूं और इस प्रसंग पर डॉक्टर का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं और कार्य को प्रारंभ करता हूं। नेहा जी। अभिनंदन प्राची जी। सर्वप्रथम श्री गुरुजी के विषय पर पीएचडी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, कृपया विस्तार से हमें बताएं। श्री गुरुजी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से हम बचपन से ही प्रभावित रहे हैं, क्योंकि हमारा बचपन उन्हीं विचारों को सुनते हुए बीता। हमारे पिताजी संघ से जुड़ाव रखते हैं, तो हमारा उससे जुड़ा होना बहुत नेचुरल था। मगर जब मैं अपने अध्ययन के लिए दिल्ली गई तो कुछ ऐसे विचारों से मेरा सामना हुआ सामाजिक जीवन जीते हुए कॉलेज में, कि ऐसा लगा कि जो विचार हमेशा से हम मानते आए और फॉलो करते आए, उनके अगेंस्ट बहुत सारी विचारधाराएं अभी है। तो उस समय लगा कि सिर्फ जो हम लोगों ने देखा है और सुना है उस ढंग से उन बातों को उत्तर देने की बजाय, अगर जिस बात में मैं बिलीव करती हूँ उसको मैं तथ्यों के साथ में प्रस्तुत करूंगी तो वो ज्यादा अच्छा उत्तर रहेगा। इस वजह से जब मुझे पीएचडी करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने ये विषय चुना, और श्री गुरुजी पर क्योंकि मेरी विशेष रुचि थी तो मैंने ये विषय चुना और इसको पूर्ण रूपता दी। संशोधन कार्य करते समय आपको क्या अनुभव आए? कुछ विशेष अनुभव जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? अनुभव पीएचडी का कार्य करना, ऐसा पहले लगता था कि पीएचडी 5 साल क्यों देते हैं पीएचडी करने के लिए, इतना लंबा टाइम कोई कैसे उसमें बिता सकता है। अगर मन से करे तो वो 1 साल 2 साल में हो सकती है, मगर जब करने लगे तब लगा कि ये 5 साल का जो समय दिया जाता है वो बहुत ही सोचा समझा, एकदम बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि 5 साल में पीएचडी करना जो करते हैं वो उन्हें अनुभव है कि बहुत डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि आपको प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस सभी का अध्ययन करना पड़ता है और उनका अनबायस्ड तरीके से कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसमें समय लगता है। तो ये मैंने पीएचडी करने के दौरान ही जाना, उससे पहले ये इतना वो नहीं था। श्री गुरुजी के विषय पर आपने पीएचडी कर उनके जीवन की छोटी यात्रा की है। उनके जीवन के कुछ मूल्य जो सभी के लिए प्रेरणादायी होंगे, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसा कि आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़ाव कम होता नजर आ रहा है, और आधुनिकता है, मगर आधुनिकता के साथ में जब हम हमारे रूट्स को भूल रहे हैं, तो उसके लिए श्री गुरुजी को अध्ययन करते हुए मैंने समझा कि हम आधुनिक हो सकते हैं, मगर हमारी संस्कृति से जुड़ाव रखना कोई गलत बात नहीं है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति सबसे ऊपर, और उसका सम्मान सबसे ऊपर, और उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर। श्री गुरुजी का जीवन एक विशाल महासागर की भांति है। उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू जो ज्यादातर समाज के सामने नहीं आए, ऐसा कुछ आप हमसे शेयर करेंगे?
जैसे कि पीएचडी के दौरान ही मैंने ये महसूस किया कि बहुत जगह पर जो विचारधारा है वो गलत इसलिए है क्योंकि वो सामने आ नहीं पाई है। जैसे कि भारत के विभाजन के समय में श्री गुरुजी और संघ का जो अथाह योगदान था वो अभी तक अनहाइलाइटेड है, वो उसे अभी तक बाहर आना बाकी है। तो ऐसे, और उसी के साथ में जैसे कश्मीर विलय की बात है भारत में, तो उसमें भी श्री गुरुजी का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो भी अभी तक बहुत जनों को नहीं ज्ञात है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको अभी बाहर लाने की आवश्यकता है और वो अनछुए हैं। परम पूजनीय गुरुजी का बहुत बड़ा कार्यकाल रहा, करीब 3 दशकों से ज़्यादा का कार्यकाल परम पूजनीय गुरुजी का रहा। और इस इतने लंबे कार्यकाल में भारत देश ने कई बड़े उतार चढ़ाव भी देखे। आपका जो विषय है फिलॉसफी और आइडियोलॉजी ऑफ गोडवरकर गुरुजी विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, तो ये विषय में जब आप अभ्यास कर रही थी, क्या कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं जो कि आज तक समाज माध्यम में, जन सामान्य में नहीं आए थे, या हमारी एक विचारधारा थी जो कि गलत थी, लेकिन आपके रिसर्च के बाद कुछ तथ्य यदि सामने आए हों, ऐसे यदि कुछ बातें आप हमसे शेयर करें तो अच्छा रहेगा। श्री गुरुजी ने 1940 में पदभार संभाला और 1973 तक वो अपने आखिरी सांस तक नेशनल इंटीग्रेशन, भारतीय एकता के लिए वो काम करते रहे। उस दौरान भारत ने पार्टीशन भी देखा और भारत को चाइना का भी एग्रेशन का सामना करना पड़ा और 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ। तो उस समय पे जो श्री गुरुजी और संघ का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि 1947 में जब विभाजन की त्रासदी पूरा भारत झेल रहा था, उस समय जब शरणार्थियों को इधर से उधर जाने की जरूरत पड़ रही थी और बहुत ही वो लाचार थे, उस समय पे श्री गुरुजी ने सब संघ के कार्यकर्ताओं को एक कॉल दिया, एक आवाज दी कि हमें हमारे कर्तव्य को निभाना पड़ेगा और अगर भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो किसी भी सीमा की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनको हमें सहयोग प्रदान करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई भारतीय सीमा में आ रहे हैं तो हमें उनके लिए रिलीफ कैंप्स बनवाने हैं। और जैसे पंजाब रिलीफ कमेटी बनवाई गई और उसमें शरणार्थियों के लिए पूरी व्यवस्था करी गई कि जब तक आपके लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आपको भोजन, आपके लिए कपड़े, सोने की व्यवस्था, आपको ओढ़ने की व्यवस्था सब प्रोवाइड करवाई जाएगी। और श्री गुरुजी ही ऐसे व्यक्ति थे जो विभाजन के समय पे बहुत राइट्स हो रही थी, मगर ही केप्ट ऑन विजिटिंग द ऑल द राइट रिडन एरियाज। तो श्री गुरुजी के इस कार्य से सारे स्वयंसेवक भी प्रभावित थे और उन्हें कोई भी अड़चन नहीं हुई। 1947 में जब ये इतना राइट्स वाला चल रहा था माहौल, उस समय पर भी लोगों को सहयोग देने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। ऐसे ही जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, तो वॉर से पहले श्री गुरुजी ने बहुत बार ऐसे हिंट दिए कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। गवर्नमेंट को पत्र भी लिखे, बहुत सारी जगह पत्रकार वार्ताओं में भी उन्होंने बोला कि हमें तुरंत कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हमारी टेरिटरी में इंट्रूड कर रहा है। मगर कुछ रीजन से जब ये नहीं हो पाया तो 1962 में जब इंडो चाइना वॉर शुरू होती है तो श्री गुरुजी ने तब भी कहा कि ऑल्दो हम लोगों ने अवेयरनेस जनरेट करने का प्रयास किया, मगर अब क्योंकि वॉर शुरू हो गई है तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे समूचे भारत को इस त्रासदी से बचाएं। इस समय पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस तरीके का सहयोग हमारे से बन पड़ता है हमें सरकार को भी करना चाहिए और पूरे भारतवासियों को करना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब वॉर खत्म हुई उसके बाद में नेहरू जी ने संघ के कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी को परेड में बुलवाया।
तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जो कंट्रीब्यूशन था उस समय पे उसको सराहा, और बहुत उसके लिए क्रिटिसाइज भी हुए नेहरू जी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उन्होंने बुलाया और संघ के कार्यकर्ताओं को शॉर्ट नोटिस पे, नोटिस बहुत शॉर्ट था, फिर भी वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिलवाई। तो इस तरीके से जब इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई, उस समय पर भी श्री गुरुजी ने बोला कि वॉर का समय है, हमें अपने स्व हित के बारे में ना सोचते हुए सभी के हित के बारे में सोचना है, और जिससे जितना कंट्रीब्यूशन बन रहा है, भले वो फूड के मामले में हो, भले वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, हम देंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उन्हें एक मीटिंग में बुलवाया था दिल्ली में श्री गुरुजी को कि आप हमें सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस वॉर के दौरान, हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशन को। तो श्री गुरुजी ने बोला कि आप हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम करेंगे, मगर दिल्ली में जो भी पुलिस व्यवस्था है, जो भी पुलिस वहां पे अभी कार्यरत है, उनको आप दूसरी सीमा पार लगा दीजिए, और हमारे संघ के कार्यकर्ता जितनी भी जरूरत है दिल्ली में पुलिस व्यवस्था की वो हम करेंगे। तो इस तरीके से उस मीटिंग में श्री गुरुजी ने अपना ये हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया था, और उसके बाद में जो ये पूरे देश को का मोराल बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं संघ के कार्यकर्ताओं ने करी, वो तो है ही, वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही, मगर जो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में उन्होंने मीटिंग करके ये जो बड़ी बात कही, ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मूल्यवान कंट्रीब्यूशन था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम गुरुजी के कार्यकाल में रहा है, जो था जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ, और उसके बाद में जो परिस्थितियां वहाँ बनी, उसके परिप्रेक्ष्य में गुरुजी का क्या दृष्टिकोण था, क्या उनका कहना था, कुछ प्रकाश यदि आप इसके ऊपर डालें तो अच्छा होगा। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को एक बहुत बड़ा डिलेमा बोल सकते हैं, और कंफ्यूजन बोल सकते हैं कि किस देश के साथ में उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में इंटीग्रेट करना चाहिए क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य है, या फिर भारत के साथ में इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा डिलेमा उनको था, मगर भारत के लीडर्स ये चाहते थे कि कश्मीर क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है तो वो भारत के साथ में जुड़े। तो इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, बड़े बड़े लीडर्स महाराजा हरि सिंह जी से मिलने गए और उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, मगर उनके कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियलाइज हुआ कि हमारे पास में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे महाराजा हरि सिंह कन्विंस हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के दीवान के थ्रू श्री गुरुजी को एक संदेश भिजवाया कि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि आपको आना पड़ेगा और महाराजा हरि सिंह जी से बातचीत करनी पड़ेगी। तो उस समय पर 18 अक्टूबर 1947 को श्री गुरुजी और महाराजा हरि सिंह जी की एक विशेष मीटिंग अरेंज करवाई गई, और उस मीटिंग में श्री गुरुजी ने महाराजा जी को बोला कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारत में विलय करते हैं तो तुरंत आपको जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है भारत सरकार आपको प्रोवाइड करवाएगी और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो इस प्रकार की बातचीत संभवतः सभी लीडर्स ने करी होगी, मगर जो श्री गुरुजी की कन्विंसिंग पावर थी और जिस वजह से 26 अक्टूबर जब श्री गुरुजी की 18 अक्टूबर को मीटिंग होती है और 18 अक्टूबर के बाद में 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं, तो ये सिर्फ 8 दिन के स्पेन में ये काम हो जाता है। तो ये श्री गुरुजी की ही कन्विंसिंग पावर थी, उसकी वजह से वो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और कश्मीर का भारत में विलय हुआ। मगर श्री गुरुजी का मानना था कि हम अगर ये बात बोलें कि ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन हमने कश्मीर का कर लिया है तो इतने से ही ये बात रुक नहीं जाती है। अगर हमको कश्मीर के निवासियों को पूर्णतः भारत में जोड़ना है, ये बात उन्होंने कुछ 10-15 साल बाद कही, जब वो आर्टिकल 370 को उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में डाला गया था और ये उसके परिणाम देखे गए कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है कश्मीर वासियों का भारत से। तो श्री गुरुजी ने बोला कि हमने ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन तो कर लिया, मगर यहां पर अगर आर्टिकल 370 रहेगा तो भारत में कभी भी कश्मीर वासियों का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता।
तो हमें इनका इमोशनल इंटीग्रेशन करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि आर्टिकल 370 को हमें हटाना है। और जो ये 2 संविधान की बात हो रही है, 2 फ्लैग की बात हो रही है, ये हटना बहुत जरूरी है। ये 1963 में एक साक्षात्कार में उन्होंने बोला है, और कई जगह पे भाषणों में उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 जब तक नहीं हटेगा, भारत में कश्मीर वासियों का विलय नहीं हो सकता है इमोशनली। तो बैक इन 1963 उन्होंने ये बात कही थी, पर हमें अभी रिसेंटली ये आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसे देखते हैं तो गुरुजी के इस दूरदृष्टिकोण का हमको अंदाजा होता है मिलता है। कि आज जब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया है तो इसके लिए गुरुजी कब से कह रहे थे। यदि ये उस समय संभव हो जाता तो जो परिस्थितियां कश्मीर में बनी संभवतः वह न बनती, और इमोशनल एसोसिएशन और कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद रेस्ट ऑफ इंडिया बहुत आसानी से हो जाता। एक आपकी सारी बातों में से एक और पहलू जो सामने आता है वो यह आता है कि संघ का और गुरुजी का देश हित में, समाज को जोड़ने में, राष्ट्र को जोड़ने में भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान रहा है, किंतु यह बातें आज की पीढ़ी के सामने कभी आई नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? आपके रिसर्च में क्या ऐसी कुछ बातें सामने आई कि ऐसा क्यों हुआ? संघ को समाज के हित में काम करने के बावजूद भी उस दृष्टि से क्यों नहीं देखा गया, या उस दृष्टि से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया? जैसा मैंने पत्र व्यवहार पढ़े हैं श्री गुरुजी के विविध नेताओं के साथ में भी, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि श्री गुरुजी का किसी से कुछ विचार में विवाद हो। क्योंकि मैंने जब अध्ययन किया तो श्री गुरुजी का मैंने इंदिरा गांधी जी के साथ में पत्र व्यवहार देखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में देखा है, नेहरू जी के साथ में देखा है। तो उसमें ऐसा लगा नहीं कि उनको श्री गुरुजी की विचारधारा से कोई प्रॉब्लम है, मगर विश्लेषण करते हुए ऐसा मुझे लगा क्योंकि श्री गुरुजी 1940 में उन्होंने पदभार संभाला, और 1973 तक वो समय था जबकि संघ ने अपने बहुत एक्सटेंशन किया, तो उस समय पे मुझे विश्लेषण में ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा खतरा महसूस हुआ कि अगर ये विचारधारा सामने आएगी तो जो दूसरी विचारधाराएं हैं वो दब सकती है। तो स्ट्रेटेजिकली इन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि विभाजन के समय में जो श्री गुरुजी और संघ का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे सामने है ही नहीं, तो इसको स्ट्रेटेजिकली हाइड करने की कोशिश करी गई, और रादर इस तरीके से उसको बाउंस किया गया कि कम्युनल वायलेंस में उनका कितना बड़ा रोल था, जबकि पिक्चर मैंने डेटा के साथ में बताया है कि हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल उल्टी है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मुझे लगा कि ये हो सकता है, क्योंकि उस समय पे संघ बहुत ज्यादा अपने पांव फैला रहे थे। हाँ जी, तो ये एक खतरे की तरह इसको देखा गया। उस समय में गोवा मुक्ति संग्राम भी हुआ है, और भाषावार प्रांत रचना जो हुई है भारत में, उसमें भी कई इश्यूज हुए हैं, कई राज्यों में संघर्ष भी हुआ है। तो इस दोनों विषयों पर श्री गुरुजी का क्या दृष्टिकोण था और उनके क्या विचार आपको प्रतीत हुए हैं? पहले हम गोवा की बात करते हैं। गोवा में पोर्चुगीज 1500 ईस्वी से है, जब भारत में अंग्रेज आए उससे कई सालों पहले से। तो जब भारत आजाद भी हो गया था तब भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन ही था। तो उस समय पे श्री गुरुजी, जैसे राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उस समय पे श्री गुरुजी ने बोला कि क्योंकि गोवा भारत का अभिन्न अंग है तो आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, मगर क्योंकि गोवा अभिन्न अंग है तो हम सबको एकजुट होकर गोवा को लिबरेट कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए और उसमें श्री गुरुजी ने एक लीडरशिप रोल अपनाया, और श्री गुरुजी ने मुंबई में एक पत्रकार वार्ता में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि अगर हम लोग त्वरित एक्शन नहीं लेंगे पुर्तगालियों के अगेंस्ट और कोई पुलिस एक्शन नहीं लेंगे तो जो गोवन पीपल जो एट्रोसिटीज को बियर कर रहे हैं अभी पोर्चुगीज की, तो उनके अंदर उनका मोरल डाउन हो जाएगा और दूसरी बात एंटी इंडियन फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो आपको तुरंत इसके लिए एक्शन लेने की आवश्यकता है।
तो जिस तरीके से गुरुजी ने ये एम्फेसिस किया और राम मनोहर लोहिया जी के साथ में काम किया, उसका परिणाम ये निकला कि 1961 में ऑपरेशन विजय आर्मी के एक्शन के द्वारा गोवा को लिबरेट करवाया गया और भारत में उसका विलय करवाया गया। यहां तक तो बात ठीक है, ये तो हुआ ही। उसके बाद में भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आता है। जब गोवा का विलय हुआ तो नेहरू जी का ऐसा विचार था कि उनकी संस्कृति, अब क्योंकि क्रिश्चियनाइजेशन हो चुका था, तो अगर हम लोग वो जिस भी मत को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक है, मगर वो जैसे रहना चाहे रह सकते हैं। वो अलग डिफरेंट टेरिटरी की तरह भी हम लोग उसको रखें तो भी वो रह सकते हैं। मगर श्री गुरुजी ने उस समय बोला नहीं, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे देश के टुकड़े 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 होते जाएंगे। क्योंकि ये अभिन्न अंग है तो हमें इसको फिर से इमोशनली इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। और संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि जो भी फोर्सफुल कन्वर्जन हुए हैं आप उनसे बातचीत करिए। अगर वो फिर से रिकन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप उनको भारतीय संस्कृति में, हिंदुइज्म में उनको रिकन्वर्ट करवाइए, मगर फोर्सफुल नहीं। अगर उनकी इच्छा है कि हम फिर से कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप करिए। और गोवा को फिर से भारत में अभिन्न अंग की तरह उनको फील आना चाहिए कि हम अभिन्न अंग हैं, तो इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये बात उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण करी। उसके बाद में जैसा भाषाई विवाद के बारे में बात हो रही है, तो जैसे पंजाब में चल रहा था, आंध्र प्रदेश में चल रहा था, और जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये यहां पर भी चल रहा था, तो श्री गुरु जी का एक महत्वपूर्ण संदेश हर जगह पर रहा कि अगर डिवीजन, स्टेट का डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के साथ में होता है तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बड़ा राज्य है, उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो डेफिनेटली उसकी वजह से डिवीजन होना चाहिए। मगर आप भाषा के बेसिस पे अगर डिवीजन करेंगे तो ये देश, इस देश में इतनी बोलियां बोली जाती है कि वो उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे। तो हमको भाषा के बेसिस पे कभी भी डिवीजन नहीं करना है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर करना है तो डेफिनेटली करिए, मगर भाषाओं को हमको नहीं तवज्जो देनी चाहिए। तो जब पंजाब में विवाद हो रहा था तो वो पंजाब में गए और उन्होंने बोला कि जितना हक यहाँ पे पंजाबियों, सभी जो यहाँ पे रहते हैं वो सब पंजाबी हैं, भले वो हिंदी बोले, पंजाबी बोले, सबको यहाँ पे रहने का हक है। तो भाषा के बेसिस पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का श्री गुरु जी का विचार था। इन सारी चर्चाओं में एक चीज जो प्रखर रूप से निकल के आती है कि बहुत बड़ा वैचारिक डेवलपमेंट बोलिए या वैचारिक दिशा देने का काम संभवतः गुरुजी को उस समय करना पड़ा होगा। तो जो उस समय समाज की मानसिकता थी और जो गुरुजी कह रहे थे, इसका समन्वय कैसे हुआ? कुछ इन बातों को आपके रिसर्च में कुछ चीजें सामने आई होगी आपकी। एक जैसे हमें पता ही है कि अनटचेबिलिटी का मुद्दा बहुत बड़ा हमेशा से रहा है। ऑल्दो हमारे अगर शास्त्रों में हम लोग देखते हैं तो हमें अनटचेबिलिटी नहीं मिलती है, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो गहरा गई। तो श्री गुरु जी का मानना था कि ये जो अनटचेबिलिटी का मुद्दा है इसको हम लोग इतना बड़ा बना क्यों रहे हैं। ये अनटचेबिलिटी हमारे संस्कृति में कभी थी ही नहीं, मगर क्योंकि थी तो अब इसको हमको रिमूव करवाना है कैसे। तो जब गांधी जी ने, एक किस्सा है, जब गांधी जी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया तब भी श्री गुरु जी ने विरोध किया कि हमें इनको कोई अलग सा टैग देने की जरूरत नहीं है। अगर हम टैग देंगे तो कभी भी इनमें समरसता नहीं आ सकती है, हम सामाजिक समरसता ला ही नहीं सकते हैं। तो ये और यही हुआ, हम बाद में देखते हैं आज भी हम लोग उन्हें हरिजन बोलते हैं और उनको डिफरेंट क्लास की तरह ट्रीट करते हैं। तो उस समय पे श्री गुरु जी ने ऐसा बोला था कि नहीं करना है ये, मगर ये होता गया। तो श्री गुरु जी ने के विचार में ये था कि अगर हमें सामाजिक समरसता लानी है, बैकवर्ड क्लास को भी अपलिफ्ट करना है, तो हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। और उस समय पे उन्होंने जितने भी धर्माचार्य थे उनको पत्र लिखा, उनको इनविटेशन भेजा कि हमें एक मंच पर आकर ये उपदेश देना पड़ेगा आपको कि अनटचेबिलिटी का हमारे शास्त्रों में, हमारे जगह पे कोई स्थान नहीं है और हम इसको कंप्लीटली डिनाई करते हैं। तो श्री गुरु जी के प्रयास से उडुपी में एक कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे सभी धर्माचार्य जी को
बुलाया गया और वो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी धर्मों के धर्माचार्य वहां पे प्रेजेंट थे और उन्होंने वहां से ये संदेश दिया कि अनटचेबिलिटी को हम डिनाई करते हैं और अनटचेबिलिटी का कोई भी स्थान नहीं है। तो इस तरीके का उनका विचार था। तो उन्होंने प्रयास किया कि अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि मेरी बात को मानने वाले कम हो, मगर डिफरेंट धर्मों के गुरुजी को अगर मैं बुलाता हूं तो उनकी बातों को सब मानेंगे और एक रूप में अगर हम उसको बोले तो सभी उसकी बात को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयास किए। जैसे अभी आपने बताया कि सामाजिक समरसता के लिए गुरुजी ने बहुत प्रयास किए हैं, इससे अधिक अगर कुछ आप बताना चाहे इस विषय में कि सामाजिक समरसता भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए और कहाँ कहाँ प्रवास भी किया उसके लिए, उसके बारे में विस्तार से बताइए। श्री गुरुजी का विचार था कि जो भी इस देश का निवासी है वो सब समान है। यहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, आवर कास्ट, आवर क्रीड, यहाँ पे सब समान है। और हमें ये जो हमारे मन में ये विचारधाराएं बनी है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, ये हमसे ही बनी है। तो इन विचारों को हमें पूर्णतः खत्म करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे जीने का तरीका अलग हो सकता है, मगर जब जब इस देश की सुरक्षा की बात आएगी तब हम सबको एक सूत्र में खड़े होना है और इस भारत माता की सेवा के लिए खड़ा रहना है। तो यहाँ पे कहीं पर भी रिलीजन का कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए, कोई कास्ट का बैरियर नहीं आना चाहिए और कोई भी क्रीड का बैरियर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा श्री गुरु जी का विचार था। जैसा हमने बचपन से सुना है संघ की शाखाओं में गुरुजी के बारे में, ये गुरुजी आध्यात्मिक जगत के एक महापुरुष थे। आध्यात्मिक उनका जो व्यक्तित्व था वो आध्यात्मिक था। स्वामी अखंडानंद जी के निर्देश पर वो नागपुर में आए, डॉक्टर जी से जुड़े और वो संघ काम में पूर्णतः समर्पित हुए। तो इतने बड़े आध्यात्मिक जगत से आकर अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपने कार्यशैली को संघ में पूर्णतः समर्पित करना, संघ उन्होंने जिया, संघ के लिए वो खपे। तो उनकी जो संघ निष्ठा थी, इस संदर्भ में आज हम सबको आप क्या बता सकेंगे? कुछ ऐसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स हम बोल सकते हैं जो कि इस संघ निष्ठा को प्रूव करते हैं। जैसे कि श्री गुरु जी ने अगर वचन दिया कि मैं आज इस समय पर उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा, तो भले बारिश आए, भले बहुत बड़ा तूफान आए, तो भी उनका ये धर्म है कि मुझे वहां जाना है तो वो पहुंचेंगे ही। कोई भी कार्यक्रम में अव्यवस्था ना हो, उसके लिए उन्होंने हर समय वो प्रयासरत रहे। स्वहित के बारे में कभी नहीं सोचा। तो उसका एक किस्सा है। पंजाब में उनकी एक मीटिंग होने वाली थी पंचकुला, हरियाणा पंचकुला में। तो वो उस समय पे जलंधर में थे। तो जलंधर से वो पंचकुला उनको जाना था और इतनी भयंकर बारिश हुई कि जो पुल था, पुल से गुजरना पड़ता है, वो टूट गया, आधा पुल टूट गया। तो जाना भी असंभव था वहां पे। तो सबने कहा कि गुरुजी अभी कार्यक्रम को निरस्त कर देते हैं क्योंकि अब जाना ही असंभव हो रहा है, तो क्या किया जाए। मगर श्री गुरुजी ने कहा कि नहीं, अगर वहां पे हमने समय दिया है, कुछ भी परिस्थिति है, हमको कैसे भी करके वहां पे पहुंचना है। तो अलग अलग ढंग से मतलब पैदल यात्रा करी और वो पुल पे भी पुल को वापस से बनवाने की, कैसे भी करके उस पुल को जोड़ने के प्रयास किए गए और श्री गुरुजी वहां पर समय पर पहुंचे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत जगह पर संघ निष्ठा के परिचय दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था, पार्टीशन के दौरान एक वो इकलौते व्यक्ति थे जो राइट रिडन एरिया में भी ही केप्ट ऑन विजिटिंग। ये नहीं सोचा कि हमारे को इसकी क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जब सबको ये बोला जा रहा था कि आप सेफ प्लेस पे चले जाइए, अपने आप को सेफ कर लीजिए, उस समय पर वो और संघ के कार्यकर्ता उनके निर्देशन में घूमते रहे और हर किसी को, जिसको भी
रक्षा की और सुरक्षा की जरूरत थी उनको वो प्रदान करते रहे। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे किस्से हैं जो जानने को मिलते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान वॉर के समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया हुआ वचन कि आप पुलिस को दिल्ली से बॉर्डर पे भेज सकते हैं और संघ के कार्यकर्ता यहाँ पे उस जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे बातें हैं जो हमारे सामने हैं, यहाँ पे बताना भी इतना समय नहीं है हमारे पास में। श्री गुरु जी के जीवन कार्य की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता हम कैसे बता सकेंगे? सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कार्य के दौरान ये लगी कि हमें हमारे राष्ट्र हित के लिए तो तत्पर रहना ही चाहिए, ये तो है ही। हमें स्वहित से ऊपर राष्ट्रहित वाली बात है, वो तो हमेशा ही करना है हमको, भले हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, कुछ भी किसी भी कास्ट से हैं। मगर इससे भी ऊपर मुझे ये लगा कि जो जैसा अभी मुद्दा भी मैंने उठाया था कि जो भारतीय संस्कृति को कैसे बचाकर रखना है हमें, और भारतीय संस्कृति के जो विचार हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे नई पीढ़ी के अंदर उसका प्रवाह होना चाहिए और होता ही रहना चाहिए, उसके बारे में जो विचार है। क्योंकि आज के हम लोग माहौल देख रहे हैं उसमें ये जैसे धूमिल हो गया है, हम लोग पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, मंदिर जाना भी बहुत दूर की बात हो गई है। वो उनके बारे में सोचना कि मंदिर क्यों जाना है, घर में भगवान के हाथ जोड़ लेंगे उसमें भी काम चला जाएगा। मगर ये जो उनके बारे में पढ़ना, भारत के महान जो हमारे रहे हैं गुरु और जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ना तो हम लोग सोचते भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे विचारों में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भी नहीं रही है। तो श्री गुरु जी ने हमेशा इस बात को एम्फेसाइज किया कि जिस माता ने हमें जन्म दिया है उसके बारे में ही आपको अगर ज्ञान नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसे हमको आगे बढ़ाना है, और इसे हमको कैसे आगे बढ़ाना है इस पर हमको हमेशा विचाररत रहना चाहिए। इतनी सारी चर्चा में ऐसा ख्याल में आता है कि आपने बहुत गहन रिसर्च इसमें किया। आज गुरुजी को जाने के पश्चात बहुत लंबा समय ऑलरेडी बीत चुका है, तो इतना रिसर्च करने में वो कैसे संभव हुआ? कहाँ से आपको मटेरियल्स मिले, क्या संदर्भ आपने मिले, किसी से आपको सहायता मिली हो, कुछ हो तो आप बताइए। सबसे बड़ा सहयोग तो मुझे संघ के कार्यकर्ताओं से मिला है, उसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं जब ये इस कार्य की शुरुआत करी मैंने, तो मेरे लिए उसको नेविगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो मैं दिल्ली गई। दिल्ली में वैसे मैं 10 साल रही हूँ, तो मैं दिल्ली में ही काम कर रही थी उस समय पर। मैं एक बार, मेरे पिताजी भिलवाड़ा में रहते हैं तो वो उनका सहयोग मुझे मिल रहा था, तो हम साथ में थे। पर पिताजी ने कहा कि हम दिल्ली चलते हैं और संघ कार्यालय चलते हैं। तो जब मैं संघ कार्यालय गई तो वहां से मुझे पुस्तकें मिली, और फिर बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जो कि साप्ताहिक है, और श्री गुरुजी के समय से जब श्री गुरुजी ने कार्यकाल संभाला तब से वो चली आ रही है, तो आप वहां से आपको प्राथमिक सोर्सेज मिल सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज मिल सकते हैं, तो आप उनके ऑफिस में जाइए। और भाग्य ऐसा था कि जब मैं वहां पहुंची तो जो भारत भूषण जी हैं तो वो भी पिताजी के जानकार निकल गए, तो उन्होंने बहुत ही अमूल्य सहयोग प्रदान किया और मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया कि आप यहाँ रहिए, जब भी आपका मन है, आप रात में दिन में जब भी आपको यहाँ पे पढ़ने का मन है आप आ सकती हैं। तो उन्होंने मुझे सारे ही आर्काइव्स का एक्सेस दे दिया, और मेरे को जितनी जरूरत थी मैं वहां पहुंचती थी, पढ़ती थी, और जितने भी नोट्स मुझे लेने होते थे मैं ले सकती थी, फोटोकॉपी करवा सकती थी। तो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के मैंने नोट्स लिए, वहां पे बैठे 1 महीना मैंने वहां पे काम किया। उसके बाद मैं वहीं पर जब मैं थी तो सभी वहां के जो भी काम करने वाले उन कर्मचारी हैं, भले वो किस भी ओहदे पर थे, सबसे मेरा मिलना जुलना हुआ। तो उसी में ही जो ऑर्गेनाइजर के चीफ एडिटर है प्रफुल्ल जी केतकर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर ये काम कर रही हैं तो आपको माननीय रंगा हरि जी से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो
श्री गुरुजी के समकालीन रहे हैं और उनके साथ में उन्होंने काम किया है। अब आपके साथ में परिस्थिति ये है कि रंगा हरि जी की उम्र बहुत है और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, तो आपको कैसे भी करके ये सारा काम तो हम आपको कभी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप तुरंत प्रभाव से उनके पास में जाके मिल के आइए। तो मैंने कहा भाई साहब ये काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि कैसे नेविगेट करूं इसको। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जानकारी ली कि भाई साहब अभी कहाँ है रंगा हरि जी, तो पता चला कि वो इर्नाकुलम में है, केरला इर्नाकुलम में है, और मगर उनका स्वास्थ्य खराब है। तो ये निकल के आया कि ठीक है कुछ समय बाद में हम लोग उनसे मिल के आ जाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको कुछ समय बाद में फोन किया, जो उनके केयर टेकर है उनको मैंने फोन किया कि सर अब हम श्री रंगा हरि जी से मिलने आना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला आप जरूर आइए। तो मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं भिलवाड़ा से मैंने अपना टिकट बुक करवाया इर्नाकुलम के लिए ट्रेन से कि मुझे रंगा हरि जी से किसी भी हालत में मिलना ही है, भले मुझे उनके दर्शन हो जाए पर मुझे मिलना है। तो मैं निकली, ट्रेन जर्नी मेरी शुरू हुई और एक दिन बीत गया था और उसके बाद में मुझे सुनील जी जो उनके केयर टेकर है उनका फोन आता है कि मैम आप नहीं आ सकती हैं और हम आपको मिलने नहीं दे सकते हैं क्योंकि रंगा हरि जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। अब मेरे साथ में ये विकट परिस्थिति थी कि मैं निकल भी चुकी हूँ, ट्रेन में भी हूँ, अब क्या किया जाना चाहिए। तो पर फिर मैंने निश्चय किया कि वहां पे जाते हैं, जैसे भी परिस्थिति होगी, जिससे भी मुलाकात होगी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ही बनेगा। तो मैं जैसे ही एर्नाकुलम पहुंची, दूसरे दिन में एर्नाकुलम पहुंची, 2 दिन की यात्रा थी मेरी, और मैं जब पहुंची तो तुरंत प्रभाव से मैंने अपना सामान रखा और मैं संग्रहालय के लिए निकल गई। और भाग्य से जैसे ही मैं संग्रहालय में घुसी तो मुझे सुनील जी वे साहब मिल गए जो कि केयर टेकर है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आ तो गई हूँ, आपने मुझे मना किया मगर मैं आ गई हूँ फिर भी, तो मुझे जैसे भी हो मैं आपसे भी बातचीत कर लूंगी और भी कार्यकर्ता जो भी होंगे उनसे मैं बातचीत कर लूंगी, तो आप मुझे प्लीज अनुमति दीजिए कि मैं अंदर आ जाऊं। तो उन्होंने बोला कि जरूर आप पधारिए। तो पहले तो हमने कुछ बातचीत करी, थोड़ी देर बैठे और वहां पे भी जो बुक्स का संकलन है वो मैंने देखा। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब आपकी अनुमति हो तो मैं रंगा हरि जी के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, आप कहोगे तो मैं दरवाजे के बाहर से ही उनको देख लूंगी, क्योंकि इतनी महान विभूति को मेरे लिए देखना ही एक सौभाग्य की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ आपको। फिर उन्होंने पूछ के बोला कि ठीक है आप आइए। तो जब मैं पहुंची उससे पहले ही रंगा हरि जी कुर्सी पे विराजे हुए थे और उनको देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो भी मुझसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं। तो मतलब बहुत प्रसन्न हुए वो भी मुझे देखकर, मैं भी उनको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई हमें। और उन्होंने बोला कि बोल नहीं सक रहे थे वो, पर उन्होंने कहा कि यहाँ आके बैठो, इशारे से बात कर रहे थे, यहाँ आके बैठो। मैं उनके सामने बैठी और वो बहुत ऊंचा भी सुनते हैं, वो सुन भी बहुत कम सकते थे उस समय पे। तो मैं उनके बिल्कुल नजदीक में जाके बैठी और मैंने कहा कि ना मैं बोलूंगी, आपको अगर सुनने भी तकलीफ है मैं बोलूंगी नहीं, मैं भी लिखती हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं तुम बोलो, और ऐसे करके वो सुन रहे थे। फिर उन्होंने सुना और जितना भी हो सका उन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो वो लिखते 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 उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बातों को बताया जो कि मैंने छुई भी नहीं थी। तो उसके बाद में मतलब जो मेरे पीएचडी वर्क को जो एक रफ्तार मिली वो श्री रंगा हरि जी के वजह से ही मिली। फिर उन्होंने वो लिखा और उसके बाद में प्रयास भी किया कि वो 2-3 शब्द मुझसे बोले, तो बीच बीच में वो बोलते भी रहे। तो इस तरीके से उनसे मुलाकात के बाद में मुझे और सोर्सेस वहां से मिले। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए कि श्री गुरुजी के हस्तलिखित पत्रों का संकलन नागपुर कार्यालय में है, आप वहां जाइए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं वहां गई भी हूं मगर मुझे कार्यालय में ही एंट्री नहीं हुई, बाहर से ही मुझे बोला गया कि आप जब तक एक पत्र नहीं लिखवा के लाएंगी तब तक आपको हम एंट्री नहीं दे सकते हैं, और अभिलेखागार में तो हम आपको कभी भी एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं वापस आ गई। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको एक सज्जन का नंबर देता हूं और आप उनसे बात करिए और वो जरूर आपका सहयोग करेंगे। और तुरंत मेरे सामने ही उन्होंने फोन भी करवाया, उनसे बात भी करी, ऐसा कुछ मुझे ध्यान है। और उसके बाद में उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया और फिर मैं निकली। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पत्र जो भी हैं वो लूंगी नागपुर कार्यालय से। फिर उस बीच में ऐसा हुआ कि ये 2021 की बात है, जुलाई 2021 की बात है, और जुलाई 2021 और समय निकल गया
1.5 साल का, मुझे लगभग जो रंगा हरिजी भाई साहब ने मुझे दिया था पूरा सोर्सेस, वो मुझे पढ़ने में इतना समय लग गया और आया समय दिसंबर 2022 तक का। उस समय पे ऐसा हुआ कि 2022 में मेरी शादी तय हो गई और मेरी शादी होने वाली थी 9 फरवरी 2023 को। और मेरी इच्छा थी कि क्योंकि मेरा काम तो पूर्ण रूप को ले रहा था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं शादी से पहले कैसे भी करके इसको सबमिट कर दूं। तो फिर क्योंकि मेरे को समय नहीं मिला पत्र लेने का, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जैसा भी है मैं तो कर ही देती हूँ सबमिट। पर मैं जब सबमिट करने गई तो मेरे सुपरवाइजर साहब ने कहा कि नहीं, ये सबमिट नहीं हो सकती और मैं इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूँ। 30 जनवरी की ये बात है और 30 जनवरी मेरी 9 फरवरी को शादी होने वाली है। 30 जनवरी तक मैं ये काम में बिजी थी, मतलब सब लोग शादी के काम में बिजी थे, मैं लेखन के काम में बिजी थी। फिर जब ये रिजेक्ट हो गया तो मन में थोड़ी दुख तो हुआ कि शादी से पहले करना चाहती थी, नहीं हो पाया। पर इसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ये निकला कि जब ये सारा कार्यक्रम निपटा, फिर उसके बाद में मैंने नागपुर कार्यालय में श्री रविंद्र जी भुसारी साहब हैं, जिनका नंबर मुझे रंगा हरि जी ने दिया था कि वो अभिलेखागार में हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा कि भाई साहब मुझे पत्र व्यवहार चाहिए श्री गुरुजी का, आप मुझे क्या ये व्यवस्था करवा सकते हैं? तो उन्होंने मुझे तुरंत समय दिया कि आप जब भी आना चाहती है आप आइए, हम आपको सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और मतलब मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं जैसे ही नागपुर कार्यालय के गेट में भी एंटर नहीं हुई थी कि मुझे सिक्योरिटी ने शक्ल से ही पहचानते हुए बोला कि क्या प्राची प्रभा है, प्लीज अंदर आइए। फिर आगे पहुंची, फिर आगे 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 मुझे तुरंत अंदर ले जाया गया। और मुझे मतलब ऐसी परिस्थितियां बनी कि मतलब भगवान और सबका ऐसा संयोग बना कि तुरंत मैं अभिलेखागार में पहुंच गई, जहां पर कि हाई सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से आपको तुरंत एंट्री भी नहीं मिलती है। और मेरे को रविंद्र जी भुसारी साहब मिले वहां पे और उन्होंने मुझे वहां पे भोजन तो जिमाया ही, उसके साथ में मुझे वो सारे सोर्सेज मेरे सामने रख दिए, जितना मैंने बोला, जितनी मुझे जरूरत थी सब कुछ मेरे सामने रख दिया। और उसका परिणाम ये निकला कि मेरे इस थीसिस में मैंने इतने पत्र व्यवहार को डाला है, इतने मैंने श्री गुरु जी के स्पीचेस जो भी न्यूज़पेपर्स में आई हैं कटिंग्स, वो सब मैंने कार्यालय से लिए और मेरी थीसिस में उनको पार्ट बनाया और वो इसी वजह से थीसिस का एनरिचमेंट भी हुआ। तो वो जो एक वैल्यूएबल वेटेज जो मिला थीसिस को, वो ये लास्ट टच नागपुर कार्यालय में श्री भुसारी साहब के सहयोग से ही मुझे मिल पाया और डेफिनेटली रंगा हरि जी के सहयोग से ही मिल पाया। अब रंगा हरि जी इस दुनिया में नहीं है, अभी रिसेंटली उनका देहावसान हुआ है, मगर मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे इस महान विभूति से मिलने का मौका मिला। भले मुझे लगता है कि उस समय पे मैंने उनको परेशान तो किया होगा, मगर उन्होंने उसको बियर करते हुए मेरा बहुत सहयोग किया और उसकी वजह से आज ये काम मैं कर पाई हूँ। तो ये सब पूरी कहानी है। बहुत ही प्रेरणास्पद आपका अनुभव रहा। एक पहलू जो गुरुजी के कार्यकाल में आया, संघबंदी आई थी, एक वो कार्यकाल था। और एक दूसरा विषय आता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर गुरुजी की क्या संकल्पना थी। ये दो विषय पे अगर कुछ आप कह सके तो बताइए। जब संघबंदी हुई थी तो श्री गुरुजी ने नेहरू जी को पत्र लेखन किया और ये मैंने पत्र व्यवहार डाले भी हैं अपने थीसिस में कि आप हमें एक बार बोलने का मौका दीजिए और ये एलिगेशन क्यों है ये भी आप हमें बताइए कि आपने ऐसे एलिगेशन हमारे पे लगाए क्यों हैं। तो श्री गुरुजी मन तो व्यतीत था ही, पर उन्होंने बोला उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाते हुए उन्होंने श्री नेहरू जी से पत्र व्यवहार में ये बातचीत, बहुत सारे पत्र लिखे उन्होंने कि आप हमें ये बताइए कि हमारा दोष क्या है। आप उस दोष को जब प्रूव कर देंगे तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि जो हमने काम किया है, जो आपने हमको ये संघबंदी करी है, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। पर जब तक आप इस बात को प्रूव नहीं कर देते हैं तब तक हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि हमने कुछ गलत काम किया है। तो इस तरीके की पत्र व्यवहारों से मेरे को जानने को मिला और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो ये संघबंदी जो हुई है वो रैशनल डिसीजन है, इस तरीके से। और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र के बारे में तो श्री गुरु जी का मानना है कि ये जो हिंदू एक जीवन पद्धति है, ये किसी का धर्म नहीं है।
ये जो उनका एक बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र के लिए जो विचार था कि हम हिंदू राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि हम सभी को अपने में समाहित करते हैं, किसी को भी हम अलग नहीं महसूस करवाते हैं। तो इस वजह से ये राष्ट्र हिंदू है, इसमें किसी को भी अलग फील करवाने की भावना नहीं है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो कि आज हम थोड़ा सा भूल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र तभी होगा, और हिंदू राष्ट्र हमेशा से हिंदू राष्ट्र इसलिए था क्योंकि हम 4 पुरुषार्थ को फॉलो करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हम सिर्फ अर्थ और काम को ही फोकस कर रहे हैं। तो जब तक हम हमारे धर्मों को नहीं जिएंगे, हमारे धर्म को नहीं जिएंगे, हमारे कर्तव्य को नहीं जिएंगे, ये हिंदू राष्ट्र जो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मीन्स जो सबको अपने अंदर समाहित करता है, किसी को भी अलग नहीं महसूस कराता है, हम इस हिंदू राष्ट्र को जीवंत नहीं कर सकते हैं। तो इस धर्म को पहले आप निभाइए और तभी हम लोग ये हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं। आपकी पीएचडी के संदर्भ में वो तो ग्रंथ है, वो लाइब्रेरी में रहेगा भी, यूनिवर्सिटी रहेगा, लेकिन उसका युवाओं के लिए कैसे हम किस फॉर्म में ला सकते हैं ताकि उन तक गुरुजी के विचार पहुंचे, ये कैसा संभव हम कर सकते हैं? ये मैंने अभी ये कार्यशील भी हूं मैं इसके लिए कि एक बुक अभी मैं निकालने वाली हूं मेरे थीसिस पे, और मेरी थीसिस में 9 चैप्टर्स हैं, और मेरा पूरा ये प्रयास है कि क्योंकि एक थीसिस में बहुत ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं हो सकती है, तो मेरा प्रयास ये है कि हर एक चैप्टर के भी अलग अलग बुक निकल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि काम इतना है कि उसमें एक थीसिस में वो नहीं आ सकता है, और उसको पूर्णता मुझे लगता है अभी मिलेगी ही नहीं जब तक कि उसको और डिटेल उसका अध्ययन ना हो। तो मेरा प्रयास ये है कि इसको तो किताब में छपवाना ही है, उसके साथ साथ अलग अलग चैप्टर्स का भी अलग अलग किताब मैं छपवाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राची जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपके साथ साथ ही इस सभा में उपस्थित है आपके श्रीमान जी माधव जी शर्मा जी, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, और सभी टीम का हम धन्यवाद देते हैं। फिर इस संदर्भ में और चर्चा करने के लिए जरूर मिलेंगे। नमस्कार।